हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करते होंगे। आज मैं जीके जीएस का 100 प्रश्न कराऊंगा। जितना भी मैं प्रश्न कराऊंगा वह किसी भी एग्जाम में पूछा गया होगा, जैसे कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन को ही मैं सिर्फ कराऊंगा। और आज का जो प्रश्न होगा सिर्फ इतिहास का प्रश्न होगा, सिर्फ इतिहास का एनिशियंट हिस्ट्री का खाली प्रश्न होगा और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा प्रश्न। तो बिना किसी देरी का आज का पहला प्रश्न शुरू होता है। अब आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रयाग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रमित क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले पूरा पाषाण काल आया था, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो एक का ए विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनटीपीसी स्टेज स्टेज फर्स्ट में 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत में आपको पाषाण युग से संबंधित शैल चित्रकला कहाँ से मिलेगी। भारत में आपको पाषाण युग से संबंधित शैल चित्रकला कहाँ पर मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका भीमबेटका। भीमबेटका में ही पाषाण युग से संबंधित शैल चित्रकला मिलेगा। तो दो का बी विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं, 2016 में पूछा गया प्रश्न। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 2016 में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका की गुफाएं कितने वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। जो भीमबेटका मध्य प्रदेश के गुफाएं हैं ये कितने वर्ष तक पुराना है, कितना वर्ष पुराना माना जाता है भीमबेटका गुफाएं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है इसको। 30,000 वर्ष 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका गुफाएं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका गुफाएं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 1957 से 1958 में हुआ था। भीमबेटका गुफा का खोज हुआ था 1957 से 1958 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी प्रश्न कराएंगे सब पूछा गया प्रश्न होगा, सब पूछा गया प्रश्न, फालतू का बात इस पे नहीं होता इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती संकेतों के निशान। तो 6 का डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहले पहिए किससे बने थे। जो पहला पहिया बना था किसका बना हुआ था। ऑप्शन ए रबर का, ऑप्शन बी कांच का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी लोहा का। पहला पहिया जो बना था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना था। किसका बना था, लकड़ी का। 7 का सी विल बी राइट ऑप्शन। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन पाषाण युग की 3 प्रमुख अवधियों के अंतर्गत नहीं आता है। पाषाण युग की 3 प्रमुख अवधियों में के अंतर्गत कौन नहीं आता है। पाषाण युग में कौन नहीं आता था। देखिए पाषाण युग में पूरा पाषाण काल आता था, नव पाषाण काल आता था, मध्य पाषाण काल आता था, ताम्र पाषाण नहीं आता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी, 8 का सी हो जाएगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर
8 की बात कर लेते हैं, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका होगा सिंधु सभ्यता से आधारित क्वेश्चन होगा। अभी पढ़े हम पूरा पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता से आधारित क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता पर आधारित क्वेश्चन जितना भी होगा अब होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था जी? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? हड़प्पा को 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता खोज हुआ था? दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। तो हो जाएगा 9 का सी विल बी राइट ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा। चलिए एनटीपीसी स्टेट 2 में पूछा गया था 2021 में क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए गोले कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए जो गोला होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता था? गोला कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, नागेश्वर से। कहाँ से प्राप्त किया जाता था? नागेश्वर से। तो 10 का सी जाएगा आंसर, नागेश्वर। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में किसका उपयोग किया गया था जी? हड़प्पा सभ्यता में किसका उपयोग किया गया था? मिट्टी का नहीं, लाल बलुआ पत्थर का नहीं, पकी हुई ईंट का। हड़प्पा सभ्यता जो बना था तो इसमें किसका उपयोग किया गया था? मिट्टी का नहीं किया गया था, लाल बलुआ पत्थर का भी नहीं, पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया था। किसका? पकी हुई ईंट। तो जाएगा सी आंसर जाएगा इसका। किसका? 11 का सी जाएगा, 11 का सी। आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अधिकांश मानक हड़प्पा मोहरे डैश से बनी थी। जो हड़प्पा सभ्यता में जो था हड़प्पा का मोहर जो था सबसे ज़्यादा किसका बना हुआ था? तो बोला है जो एक प्रकार का नरम पत्थर था जो 2x2 आयाम के साथ चौकोर आकार का था और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, स्टीटाइल। किसका बना हुआ था जी? स्टीटाइल का। स्टीटाइल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पुरातत्वविद बीवी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? बीवी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर की खुदाई कब की थी? तो क्वेश्चन है कि मेरठ जिले में जो स्थित है हस्तिनापुर, इसका खुदाई बीवी लाल ने कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 1951 से लेकर 1952 तक में किया था। तो 13 का जाएगा, 13 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के तट पर खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के तट पर खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? कौन सा नदी था जी? कौन सा नदी? नदी का नाम था रावी नदी। कौन सा नदी? रावी। तो क्या जाएगा? 14 का डी जाएगा, 14 का डी जाएगा आंसर। रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई पहली बार प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद किस द्वारा की गई थी? किसके द्वारा जो है मोहनजोदड़ो जो है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई पहली बार प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, आर डी बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? आर डी बनर्जी के द्वारा। तो 15 का सी विल भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका,
डैश में मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मृतकों का टीला है। बोले किस भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। वैसे मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। बोला किस अर्थ में मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है? फारसी में कहा जाता है कि उर्दू में कहा जाता है कि हिंदी में कहा जाता है कि सिंधी में कहा जाता है? तो किस में कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी में। किसमें? सिंधी में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 2018 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मानक निर्माण, शंख, कढ़ाई, धातु कार्य, मुहर निर्माण और बाट निर्माण शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका चहुंद्रो। तो जाएगा डी, 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य आकृति नटराज की खोज की गई थी? नटराज की खोज किस स्थान पर किया गया था? नटराज की खोज किस स्थान पर किया गया था जी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो नटराज की खोज किस स्थान पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हड़प्पा। हड़प्पा में ही नटराज की आकृति की खोज किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थान पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों का साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? जलाशयों का साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगन में, कालीबंगन में, धोलावीरा में, कोट दीजी में, लोथल में। जलाशयों का जो साक्ष्य मिला है, जलाशयों का जो साक्ष्य मिला है सिंधु सभ्यता में, तो कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका धोलावीरा में। धोलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में खोजा गया है? गुजरात में खोजा गया कौन सा हड़प्पा स्थल? गुजरात में खोजा गया हड़प्पा का कौन सा स्थल? जो है न, पहले हड़प्पा सभ्यता में बहुत स्थल थे, जिसमें कि 300 स्थल था, जिसमें कि 200 स्थल गुजरात में ही खोजा गया था। तो बोला इसमें कौन एक स्थान ऐसा है जो गुजरात में जिसको खोजा गया था? तो 20 का आंसर जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात का ही एक स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर थे उसमें किस जानवर को अक्सर लोग देखते थे? हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस जानवर का निशान था? क्वेश्चन यही है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस जानवर का निशान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बैल का। किसका था? बैल का निशान था। किसका? बैल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया? 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशन का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका REM विलियर। तो 22 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले हिस्से और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितना वर्ष पुराना है? सिंधु घाटी सभ्यता कितना वर्ष पुराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका 3000 वर्ष पुराना है। 3000 ईसा पूर्व पुराना है सिंधु घाटी सभ्यता।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश से अस्तित्व में आई है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग किसके अस्तित्व में आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता जो है अस्तित्व में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका काकचयुग सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता है, काकचयुगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। जो हड़प्पा के सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस देवता की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका विष्णु देवता की। हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु देवता की पूजा नहीं करते थे, शिव भगवान पूजा करता ही था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करता था जी, पशुपतिनाथ का पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे, पशुपतिनाथ। किसका, पशुपतिनाथ का पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ के पूजा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 27 का डी है। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका खत्म। अब चलेंगे वैदिक सभ्यता में। किसमें चलेंगे, वैदिक सभ्यता। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ के पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अब पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन वही कराएंगे, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन वही कराएंगे, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन वही कराएंगे, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन वही कराएंगे। यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन इस चैनल पर हम लोग कराते हैं। फालतू वाला बात इस चैनल पर नहीं होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो इसी बात पर वैदिक सभ्यता हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चार वेदों में सबसे पुराना कौन सा है। चार वेद है, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थस्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। तो 28 का आंसर जाएगा डी, सबसे पुराना ऋग, सबसे पुराना ऋग, सबसे नया अर्थस्वेद। संगीत क्या हो जाएगा, सामवेद। जादू टोना अर्थस्वेद। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 28 का डी हो जाएगा, सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं। किस वेद में सबसे अधिक श्लोक हैं जी, सबसे अधिक श्लोक किस वेद में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 18 में पूछा था, ग्रुप डी 2022 में भी पूछ लिया, ग्रुप डी 18 में भी पूछा और ग्रुप डी 2022 में पूछा। सबसे अधिक श्लोक किस वेद में है, सबसे अधिक श्लोक आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। किस वेद में है, ऋग्वेद में। 29 का जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में 1028 भजन है। ऋग्वेद में कितना भजन है, 1028 भजन है, जिसमें 10 पुस्तक में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 1028 भजन है, इसको 10 पुस्तक में यानी कि व्यवस्थित किया, अरेंज किया गया है। और उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है जी। ऑप्शन ए मंडल के नाम से, ऑप्शन बी अनुदत्त के नाम से, ऑप्शन सी सूक्त के नाम से, ऑप्शन डी पदपथ के नाम से उन्हें जाना जाता है आपका ऑप्शन ए मंडल के नाम से। तो जानते होंगे ऋग्वेद में 1028 भजन हैं, लेकिन 10 मंडल हैं। इसी 1028 भजन को 10 मंडल के रूप में क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है, 10 पुस्तक के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी एनटीपीसी स्टेट 2 में पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। बोल रहा है कौन सा वेद सबसे बड़ा है, कौन सा वेद सबसे बड़ा है और संग्रह में सबसे
महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 भजन है और जिसमें 10 पुस्तक का विभाजित किया गया है। अब बताइए 1028 भजन किस वेद में? 1028 भजन आपका ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद आंसर इसका हो जाएगा। किसका आंसर हो जाए? इसका 31 का बी हो जाएगा आंसर। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणित वाल्क्य भजन शामिल हैं? कितने ऐसे मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणित वाल्क्य भजन शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1028 भजन ऐसे हैं। 32 का बी जाएगा आंसर इसका। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। बोले कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थल्य देवता की श्रेणी में आता है? बोले कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी इंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अनुष्ठानों की पुस्तक है? किस वेद को अनुष्ठानों की पुस्तक कहा जाता है? किस वेद को अनुष्ठानों की पुस्तक कहा जाता है? यजुर्वेद को अनुष्ठानों की पुस्तक कहा जाता है। 34 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बृहदारण्यक, मुंडक और त्रयस्त्रीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण हैं? तो मुंडक किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है? मुंडक, ध्यान दीजिएगा, मुंडक। ऑप्शन नंबर जाएगा इसका 35 का ऑप्शन नंबर ए उपनिषद का। मुंडक मुंडक जो है आपका उपनिषद का एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा शास्त्र है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पिटक। पिटक जो है, पिटक शास्त्र जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो 36 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? गीत सामवेद, गीत सामवेद, गीत सामवेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद। 37 के ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक हिंदी दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए? प्रारंभिक हिंदी दर्शन ने जीवन के कितने चरण निर्धारित किए? जीवन के कितने चरण निर्धारित किए? कौन? प्रारंभिक हिंदी दर्शन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 4। 38 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ होता है? उपनिषद में उपनिषद होता है ना, उप शब्द का क्या अर्थ होता है? उप शब्द का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकटता। उप शब्द का, उपनिषद में उप शब्द का अर्थ क्या होता है? निकटता, करीब, नियर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक स्कूल है? निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक स्कूल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वैशेषिक, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाता है?
वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका निरुक्त। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है किस मंत्र जो है किस प्राचीन शास्त्र से निकला है? सत्य की हमेशा जीत होती है, भारत का आदर्श वाक्य जो है, भारत का मोटो जो है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर 42 का बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी में जो पूछा गया 2018 में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत का वर्णन है? किस वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में संगीत का वर्णन है। चलिए 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अर्थस्वेद। अर्थस्वेद में जादू टोनों के बारे में, जादू टोनों टकराट के बारे में बताया जाता है। तो 44 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों का उपचार दिया गया है? रोगों देखो, जादू टोना टोटरा रोग होता है अर्थस्वेद में। तो 45 का डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 46 उपनिषद को मुख्यतः माना जाता है। उपनिषद को मुख्यतः माना जाता है। उपनिषद कितने माना जाता है? तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। उपनिषद की संख्या 108 होती है। 46 की ए हो जाएगा। 108 उपनिषद होता है, जैसे श्री 108 होता है ना, इसीलिए उपनिषद की संख्या 108 होती है। 46 का ए हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? किस सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो गया खत्म। अब देखिए, वैदिक सभ्यता हम पढ़ लिए, पाषाण काल पढ़ लिए। पाषाण काल में देखिए कितना ऑब्जेक्टिव था जो पूछा गया था। वैदिक सभ्यता में कितना ऑब्जेक्टिव था जो पूछा गया था, सब करा दिए। और डेट के साथ जो हम लिखे वो बगल में लिखा हुआ है डेट, RRB LP टेक्नीशियन 2018 में। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया 18 में, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को करा रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। कौन सा पढ़ेंगे? महाजनपद काल। महाजनपद काल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू होता है महाजनपद काल का पहला प्रश्न है 48। क्वेश्चन नंबर 48, कठोपनिषद में नचिकेता जो थे, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के बात कर रहा था? कौन सा देवता नचिकेता की बात कर रहा था? तो ऑप्शन ई, कौन सा देवता नचिकेता की बात कर रहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका भगवान यम। भगवान यम जो थे नचिकेता के बारे में बता रहे थे। बहुत ही अच्छा कहानी पढ़े हम लोग, इसको 6 क्लास में पढ़े हुए थे नचिकेता के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो LP टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्ष तक मगध की राजधानी थी? देखिए पटना ऐसा कौन सा यानी कि स्थल है जो पाटलिपुत्र के, पहले क्वेश्चन पढ़ देते इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही है? कौन मगध की राजधानी बहुत वर्षों तक रही है? पाटलिपुत्र होने से पहले मगध की राजधानी कौन ज़्यादा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राजगीर। राजगीर जो थे, राजगीर पहले मगध के राजधानी थे। ठीक है, अब पाटलिपुत्र की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं।
आर्य संस्कृत के उच्चतम काल में गंगा घाटी के जिले जिनकी संख्या थी, जो आर्य संस्कृत के उच्चतम काल में गंगा घाटी में जो जिला था उसकी संख्या कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 16। 16 महाजनपद भी है, 16 जिला भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आरआरबी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। बिंबिसार किसका शासक था? बिंबिसार किसका शासक था? चलिए आ गया क्वेश्चन जी, बिंबिसार किसका शासक था? ऑप्शन नंबर ए मगध का। बिंबिसार किसका शासक था? मगध का। चलिए 51 का 1 कीजिए और आगे बढ़िए। बिंबिसार किसका शासक था? मगध का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, महाजनपद काल में बहुत ही कम क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, मात्र 5 को क्वेश्चन था इसमें। तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था जी? प्राचीन काल में अवध को जो है कौशल के नाम से जाना जाता था। अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। चलिए 52 का ए हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है कि लगभग 25 में भी क्वेश्चन आएगा, ग्रुप डी में क्वेश्चन आएगा ही कि अवध को पहले किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो अवध को आपका हो जाएगा तो कौशल के नाम जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए अब जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है, जिसका अर्थ वह व्यक्ति जो सभी मानवीय भावनाओं से परे हो। ऑप्शन ए विजेता, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी जोश, ऑप्शन डी स्वादिष्ट स्पष्टवादिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका विजेता। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, जैन धर्म में तीर्थकार कौन है? जैन धर्म में तीर्थकार कौन है? आंसर इसका है धर्म का उदारकर्ता और आध्यात्मिक शिक्षक को मोह या मुक्ति का मार्ग सिखलाता है। तीर्थकार यही होता है जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 54 का ए विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, जीवन में जैनियों को जिन 5 संयमों का पालन करना चाहिए उनमें से किसका अर्थ अपरिग्रह है? जीवन में जैनियों को जिन 5 संयमों का पालन करना चाहिए उनमें से किसका अर्थ अपरिग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार किसे माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार आपका ऋषभनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, जब कोई तीर्थकार नरवश शरीर छोड़ता है तो उसे डैश कहा जाता है? जैन धर्म में जब कोई तीर्थकार जो है नरवश शरीर को छोड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। निर्वाण 57 का डी, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम है वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। 58 का डी जाएगा ऑप्शन। चलिए जैन धर्म पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म।
बोलिए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? पहले आप लोग कमेंट भर दीजिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था जी? कमेंट में बता दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है आपका। ऐसा माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 वर्षों तक किस स्थान पर पवित्र ध्यान किया था? गौतम बुद्ध जो थे, जिसे सिद्धार्थ कहा जाता था, बोध गया जाने से पहले वो जो 6 वर्ष तक किस स्थान पर ध्यान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका प्राग बोधि। किस स्थान? प्राग बोधि। तो 59 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कौन है? बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। कौन सा पिटक? त्रिपिटक। 60 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। त्रिपिटक डैश धर्म प्रदेशों का सबसे पुराना संग्रह है। त्रिपिटक डैश धर्म प्रदेशों का सबसे पुराना संग्रह है। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का हो जाएगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म। 61 का सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं? बौद्ध भिक्षु जहां रहते हैं उसको किस शब्द से जाना जाता है आमतौर पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका विहार। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे डैश कहा जाता है सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और इस सबसे पहले दिया था सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को। तो हो जाएगा 63 का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जी 5 शिष्यों को दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए लेकिन पूछा आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में डैश द्वारा बुलाई गई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कालाशोक के द्वारा। किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। 65 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अशोक के द्वारा, राजा अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। मगध के शासक और बुद्ध के बीच जो बातचीत हुआ था उसी से संबंधित है सूत पिटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। विनय पिटक और सूत पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय पिटक और सूत पिटक किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बोध गया। कहाँ पर? बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेख
स्तूप का निर्माण मूल रूप से किसके राजवंश के दौरान किया गया था? निम्नलिखित प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूल रूप से किसके राजवंश के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मौर्य। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आदित्य परियात सूक्त। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किसका हुआ था? बुद्ध का। 72 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं। रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे जन्म दिया था? रानी माया देवी जो थे गौतम बुद्ध के माँ थी, वो गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किसका? पीपल वृक्ष के नीचे। 73 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सत्य और अंग डैश पर आधारित हैं? कितने महान सत्य? क्या महान सत्य है जी? बौद्ध धर्म की नींव जो है कितने सत्य पे टिका हुआ है और इसमें कितने अंग पथ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 4 महान सत्य हैं और 8 इसमें पथ हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? बोध गया किस राज्य में स्थित है? तो बोध गया आपका हो जाएगा, बोध गया बिहार में स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व 10 शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण भारत में धार्मिक अशांति देखी गई। किस ईसा पूर्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 6 ईसा पूर्व में। चलिए बौद्ध धर्म हो गया आपका समाप्त। अब पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है आपका मौर्य शासन के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस प्रांत को सोने की खान का केंद्र माना जाता था? किस प्रांत को सोने के खान केंद्र माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका स्वर्णगिरी को 77 ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका किस मौर्य सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान 273, 272, 232, 231 के चट्टानों और स्तंभों पर अपने शिलालेख उत्कीर्ण कराए थे? तो कौन सा था मौर्य सम्राट? वह मौर्य सम्राट था आपका बृहद्रथ था। कौन सा? बृहद्रथ। चलिए 78 का हो जाएगा आपका भी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लेते हैं। राजा अशोक के दादा कौन थे? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया जी, राजा अशोक के दादा कौन थे? तो राजा अशोक के दादा कौन थे? राजा अशोक के दादा कौन थे? तो राजा अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। राजा अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का ए हो जाएगा। NTPC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका कि अशोक के शिलालेखों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है? अशोक के शिलालेखों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आधुनिक गुजरात राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गिरनार।
गुजरात में स्थित है। गिरनार कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर किसके शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ग्रीक के द्वारा इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किसको? मेगास्थनीज को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य राजवंश के क्या थे? संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन चंद्रगुप्त के बारे में गलत है? चंद्रगुप्त के बारे में गलत यही है कि बैरम खान उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। बैरम खान उनके अच्छे दोस्त नहीं थे, दुश्मन थे। गुरु और मार्गदर्शक थे, नहीं, बैरम खान ऐसा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था आपका विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? विष्णुगुप्त। चलिए 83 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है हमें किसके बारे में जानकारी देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है हमको जानकारी देता है किसके बारे में? मौर्य प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? मौर्य प्रशासन के बारे में हमको जानकारी देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। किस अशोकन शिलालेख में कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख है? किस अशोकन शिलालेख में, अशोक का जो शिलालेख था उसमें कलिंग पर अशोक का जो विजय हुआ था उसका उल्लेख है? तो कौन सा शिलालेख है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 13वां शिलालेख। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें जो कलिंग को हराया था उसका उसमें वर्णन है 13वां शिलालेख, अशोक के 13वां शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? जो मौर्य वंश के संबंधित थे। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? क्वेश्चन यही है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक जो था आपका बिंदुसार का पुत्र। किसका पुत्र था? बिंदुसार का। 86 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, मुद्राक्षस नाटक का विषय किस राजा की कहानी है? मुद्राक्षस नाटक का विषय किस राजा की कहानी है? मुद्राक्षस में किस राजा की कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, चंद्रगुप्त। मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। तो बताइए मुद्राक्षस को किसने लिखा है? मुद्राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी? मुद्राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो नाटक है इसको चंद्रगुप्त के बारे में इसमें लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? मुद्राक्षस विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। चलिए यह 21 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है आपका, किस राजवंश में मौर्य वंश का अंत किया? किस राजवंश ने मौर्य वंश का अंत किया? मौर्य वंश का अंत किसने किया? मौर्य वंश का अंत किया था आपका ऑप्शन नंबर शुंग। मौर्य वंश का अंत किसने किया था? शुंग वंश ने। शुंग राजवंश जो था मौर्य वंश का क्या किया था? अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 89 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, वृद्धरथ। वृद्धरथ था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस कथन जो है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। नहीं, चरक नहीं थे। कौन सा कथन सही नहीं है? चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ऐसा ये सही नहीं है। और जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली में लिखे गए थे, सही है। बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है, ये तो गलत है। हाँ नेपाल, ठीक है, मनी नेपाल सही था। उपगुप्त में अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 91 है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कनिष्क का संबंध किस वंश से था? कनिष्क का संबंध किस वंश से था? आपका कुषाण वंश से कनिष्क का संबंध था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 92 का सी। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। शक युग की शुरुआत हुई थी। शक युग की शुरुआत कब हुआ था? शक युग की शुरुआत कब हुआ था जी? शक युग का शुरुआत हुआ था आपका 78वीं ईसा पूर्व 78 ईस्वी में शक युग की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा द्वारा लिखा गया था। ओडिशा के उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख कलिंग राजा के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका खारवेल के द्वारा लिखा गया था। फिर हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुआनजांग ने। जुआनजांग ने। 95 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, गुप्त काल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? गुप्त काल के दौरान भारत किस चीनी यात्री ने भारत आया था? गुप्त काल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाहियान आया था गुप्त काल के दौरान भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसका भारत में बीजगणित के क्षेत्र में प्रमुख प्रभाव था। बीजगणित के क्षेत्र में प्रमुख प्रभाव किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आर्यभट्ट का। किसका? आर्यभट्ट का। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका वराहमिहिर। 98 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम था? विक्रमादित्य किसका दूसरा नाम था? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। चलिए 100 का ऑप्शन नंबर सी, 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जितना भी मैं क्वेश्चन कराया सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था। इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।